निबंध एक ऐसा सेक्टर है जो विद्यार्थी के सोचने का जो एक एक एंगल है, उसका तरीका है, आपको वो देख लेना चाहता है इसमें। और बीपीएससी में देख रहे हैं 3 निबंध हैं, 3 खंड में होता है, खंड 1, 2 और 3, सभी में 4-4 क्वेश्चन होते हैं और उसमें से एक एक निबंध आपको लिखना होता है। और निबंध लिखने के जो शब्द सीमा है वो 700 से 800 के करीब में है। तो टोटल मिला के लगभग 7 21 या 8 24, टोटल 2100 से 2400 के बीच में हम लोग को पूरा निबंध की संख्या, जो वर्ड शब्द की संख्या है वो होगी। और उसमें हम लोग उसी के इर्द गिर्द रहेंगे। ऐसा नहीं कि 2100 होना ही चाहिए या 2400 होना ही चाहिए, 2100 हो जाए तो भी ठीक है और 2000 हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। और एक निबंध लिखने में जो आप सब्जेक्ट पहले चूज करना है कि कौन सा 4 में से टॉपिक चूज करना है कि निबंध का कौन सा शीर्षक हमें पसंद है और किस में हम बेटर तरीके से जानते हैं और किस में अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तब 2-4-5 मिनट का टाइम लीजिए, आप निबंध को उसका शीर्षक तलाश कीजिए कि कौन सा शीर्षक आपको बहुत अच्छे से आ रहा है। उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम ज़्यादा है, 3 घंटा टाइम है। 3 घंटे का मतलब 180 मिनट है और आपको यहाँ लिखना 2100 से 2400 वर्ड है। जैसा कि आप बीपीएससी के अदर पेपर देंगे, GS1 देंगे या GS2 देंगे, उसमें आपको 36 पेज तो रहता ही है। तो कभी कभी क्या होता है कि 36 के 36 पेज भर जाते हैं, लेकिन निबंध में तो ऐसा है नहीं। शब्द लिमिट तो हमें पहले से पता चल रहा है कि 2100 से 2400 तक शब्द लिमिट है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप लोग घबरा के पैनिक होके तुरंत पिक कर ले, कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक पिक कर ले और उसमें फंसने की संभावना हो। आपको जो बेटर तरीके से जो अच्छा लग रहा है उसको आप पहले आप चूज कीजिए, अपने शीर्षक को चूज कीजिए और थोड़ा सा गहन अध्ययन कीजिए। थोड़ा सा दिमाग को माइंड जो मैपिंग कहते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग, एक्चुअली ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए कि इसका क्या क्या एंगल, क्या क्या प्रोस्पेक्ट है, उसके चारों तरफ 360 डिग्री पे घूम जाना है उस निबंध के शीर्षक के इर्द गिर्द कि क्या क्या हम इसमें से खींच सकते हैं। और रही इसमें लिखने का तरीका क्या होगा, तो पढ़ाने के लिए पढ़ाया जाता है कि निबंध का 3 चीज़ है, उसमें 3 चीज़ हम लोग बांट के पढ़ते हैं। पहला तो पहली भूमिका आती है, उसके बाद में उसका मुख्य भाग आता है और जो लास्ट में होता है उसका सारांश होता है या उसका उपसंहार बोलते हैं। तो भूमिका या उसी को प्रस्तावना बोलते हैं। तो इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं, उसके इर्द गिर्द घूमिए और कोई कोटेशन हो, किसी अच्छे कवि, अच्छे वक्ता, साहित्यकार के कुछ उनके कथन हो, उनके लाइन हो, कविता के पंक्ति हो, कबीर के दोहा हो, सूरदास के दोहे हो, उस सब को लेके आप वहाँ से शुरुआत कीजिए, कहीं से शुरुआत कीजिए। एक इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि ऐसा लगे कि आगे की जो कहानी आप बनाने जा रहे हैं उसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, मजा आने वाला है। एक उसको दृश्य दिखा दीजिए, एक फिल्म की तरह एक सीन क्रिएट कर दीजिए। इतनी एनर्जी आपकी लिखावट में होनी चाहिए। तो हम लोग इसी शीर्षक पे बात करेंगे कि क्या क्या है। देखिए, निबंध में सिर्फ आपका विचार जानने का पर्पस तो है ही कमीशन को कि आप कैसे सोचते हैं किसी एंगल के विषय में, किसी विषय के बारे में आप कितना सोचते हैं, सोचने का तरीका आपका क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, कितना पॉजिटिव है, आप ज़्यादा गुस्से वाले तो नहीं हैं, आप मतलब कि लीन एंड थिन या कुछ नहीं सोच रहे हैं उस तरीके से तो नहीं है। किसी सब्जेक्ट पे नया विषय मेरे सामने आया तो कैसे आप उसको पिक करेंगे, कैसे उतनी जल्दी में सोचेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखते ही हैं कि कब क्या कौन घटना घट जाए कोई नहीं जानता। जैसे कि अभी आप लोग करंट में न्यूज़ देख रहे हों कि उत्तराखंड में उत्तरकाशी में कुछ लोग टनल में फंसे हैं, 41 लोग फंसे हुए हैं अभी 15-16 दिन से। तो उसमें क्या है, क्या कोई सोच सकता था कि इस तरह की घटना हो सकती है? लेकिन सारे एडमिनिस्ट्रेशन वाले उसमें अपना जोर शोर से लगे हुए हैं और कोशिश हो रही है कि सभी की जान बच जाए। तो ये आने वाले समय में इस फील्ड में, सर्विस में क्या कब होगा ये कोई नहीं जानता है। कुछ तैयारियां हम लोग पहले से कर लेते हैं क्योंकि जानते ही हैं कि कुछ चीज़ की हम लोग के बारे में, उसके बारे में पता होता है तो उसके बारे में स्टडी करके, ट्रेनिंग करके लोगों को भेजा जाता है। बट आगे क्या स्थिति आएगी कोई नहीं जानता है। तो आपके दिमाग को, आपके माइंड को, आपकी चेतना को इस तरीके से तैयार कर लेना है कि आप कुछ सोचने के लिए वहाँ पे एबल हो। ऐसा नहीं कि किसी का इंतजार कर रहे हैं कि हमें क्या डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन नहीं लेना है। तो इसके इर्द गिर्द में हमको घूमना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, अपना दिमाग का ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो करना पड़ेगा। अगर ऐसा करते हैं आप निबंध लिखने में एकदम सक्षम हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि निबंध कोई नई चीज़ है, हम लोग बचपन से भी पढ़े हैं। कभी गाय पे, कभी दिवाली पे, कभी होली पे निबंध हम लोग लिखते आए हैं और हम लोग अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। उसी का ये थोड़ा सा अब विस्तार रूप देना है और अपने थॉट प्रोसेस को
अब हम लोग मैच्योर हो गए हैं ना, तो थॉट प्रोसेस को थोड़ा और डेवलप करके और निबंध को लिखना शुरू करना है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसमें अब हम लोग कुछ बीपीएससी के जो पिछले अभी हम लोग के पास में 1 साल का क्वेश्चन है 68 में पूछा गया था, उसके कुछ निबंध पे हम लोग चर्चा करते हैं कि कैसे कैसे पूछा गया, क्या क्या पूछा गया। देखिए 3 खंड में पूछा गया है, तो 3 खंड में जो पूछा गया उसमें 2 खंड में तो आपको हिंदी से संबंधित उसमें वाक्य होते हैं जो हम लोग सुने हैं, ज़्यादातर सुने रहते हैं लोग। हिंदी के वाक्य है, कथन है, उस तरीके से उस पर रहता है। और तो तीसरा खंड है वो थोड़ा सा मुश्किल क्रिएट करता है, लेकिन इतनी भी मुश्किल है नहीं, क्योंकि हम लोग गांव समाज में इतने अब उस तरह के लोग हैं नहीं कि जो बोलेंगे तो आप सुन लेंगे। लेकिन पहले के ज़माने में बहुत बोला जाता था, ये उक्तियाँ बहुत कही जाती थी, बात बात पे लोग मतलब 500 वर्ड होगा उसमें एक ही लाइन में सारे कुछ कह दिया। तो वही है जो 500 वर्ड में जो किसी को बात को हम समझाने जा रहे हैं उसको एक लाइन में बोल दिया गया, एक उक्ति बोल दी गई, उस उक्ति को अब हमें क्या करना है, फिर 500 लाइन बना देना है। यही है। जैसे एक्सपेंशन आप पढ़े होंगे ना इंग्लिश में या हिंदी में पढ़े होंगे, विस्तारण, विप्लन इसको कहते हैं। एक आपको हेडिंग दे दिया, अब हमें उसको बढ़ा के बड़ा करना है। फिर संक्षेपण आप पढ़े होंगे कि इतने लाइन में इतने शब्द में ये कोई गद्य दिया हुआ है और उस शब्द को काउंट कर लेते थे और 1/3 करके हम लोग निबंध लिख देते थे। तो वो क्या है, संक्षेपण है। और संक्षेपण का ठीक उल्टा यहाँ विस्तारण है, ये हमें उसको विस्तार करना है। वो हेडिंग दे दिया, अब ठीक जो संक्षेपण जो हम किए हैं फिर उसी फॉर्म में उसको लिख देना है। तो यही है, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, उसी चीज़ को पढ़ना होता है। और इसमें देखिए पहला जो निबंध पूछा गया था बीपीएससी 68 में खंड 1 के, जो आप लोग देखे भी होंगे, क्वेश्चन आपके पास होगा तो आप लोग निकाल के देख सकते हैं। जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, यह लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता है। आप सोचिए इस विषय में क्या कह रहा है, कहना क्या चाह रहा है। जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, यह लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता है। देखिए जंगल उसी को कहते हैं जहाँ बीज स्वतः मतलब जो बीज का जो वितरण होता है, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो किस चीज़ से होता है, कई फैक्टर है, हवा है, चिड़िया है, कुछ जानवर है, जंगली जानवर है, वो फल खाते हैं, फल यहाँ से वहाँ खाते चले गए, उसकी गुठली वहीं पे गिरा देंगे, गुठली मिट्टी में जाएगी, फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो फल बनेगा, पेड़ बनेगा, पेड़ से वो फिर फल देना शुरू करेगा। तो इसी तरह जो चिड़िया है वो दाना ले गई और ले गई, खाते खाते किसी टहनी पे बैठी है, बीज उसका छोड़ देती है, वहीं पे बीज गिर जाए। तो बीज जहाँ भी गिरेगा, मिट्टी में अगर बीज जंगल है वहाँ पे जहाँ जहाँ बीज गिर गया वो प्राकृतिक एक तरीके से बीजारोपण हो गया। तो जंगल में क्या है, नेचुरल है, हम या आप या कोई किसान या कोई व्यक्ति वहाँ पे जाके जंगल बीज हम लोग डालते नहीं। तो ये इसका प्रत्यक्ष अर्थ है। लेकिन जो निबंध में पूछा जा रहा है ये नहीं पूछा जा रहा है, आपको इस पर बिल्कुल नहीं लिखना है। इसका पर्सपेक्ट क्या निकल रहा है, ये कहना क्या क्या सेंस है, उस सेंस की बात कर रहे हैं। उस सेंस आप समझिए कि जो व्यक्ति या कोई भी प्राणी हो, कुछ भी हो, जिसको तैयार होना है वो अपना रास्ता खुद तैयार करता है, अपना मार्ग खुद प्रशस्त करता है। और जब मार्ग प्रशस्त कर लेता है तो ऐसा नहीं है कि वो कोई आएगा तो ऐसा कर देगा तो ऐसा कर देगा, नहीं। होनहार वीरवान के होत चिकने पात, जो होने वाला है उसका लक्षण बचपन में ही दिखना शुरू हो जाता है। तो जो है जिसमें स्टेमिना है वो कहीं ना कहीं कैसे न कैसे अपने धारा को, अपने दिशा को, अपने लक्ष्य को वो प्राप्त कर ही लेगा, आज ना कल। तो इसलिए कहने का सेंस यही है इस निबंध का कि आप इसके इर्द गिर्द में कैसे, अब किसी गरीब बच्चा, कई सारे मूवी उस पर बन चुकी है, अभी एक मूवी आई है आपको देखे होंगे 12 फेल, विनोद चोपड़ा है उसमें, बहुत अच्छे डायरेक्टर है, उनकी मूवी है, आप देखेंगे तो संघर्ष की कहानी पता चलेगी कि कैसे संघर्ष किया। उसकी जगह पे कोई इतनी हाई विल पावर का कोई लड़का नहीं होता, कोई बच्चा नहीं होता तो शायद वो पढ़ नहीं पाता, लेकिन वो उसके जुनून है, कैसे कैसे करके वो पढ़ लिया और एक IPS ऑफिसर बन गया। तो कहने का सेंस, इसमें सेंस पकड़ना है। अब कोई डायरेक्ट मीनिंग इसका बता रहा है और उस पर लिखने जा रहे हैं तो आपका वो सब कुछ मीनिंगलेस हो गया। तो 1-2 लाइन में आप इसको समझा सकते हैं कि कहने का इसका प्रत्यक्ष मीनिंग ये है, लेकिन अप्रत्यक्ष मीनिंग ये है। अब इस डायरेक्शन में लिखना है, उसके इर्द गिर्द जितने आपके जीवन में या कहानियाँ में
और जितने भी उदाहरण हैं वर्तमान के, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, व्यक्तिगत स्तर पे, आप इसको लिख कर निकाल के और उसको अपना लिखना शुरू कर दीजिए। बीच बीच में एक एक लाइन है, दोहा है, कोटेशन है, वो दे दीजिए। ठीक है, आई थिंक फर्स्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, दूसरा इसमें निबंध क्या पूछा गया था, साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत नहीं है, साथ ही यह नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। साहित्य की क्या परिभाषा दिया जाए, साहित्य तो एक दर्पण भी है, साहित्य दीपक भी है, साहित्य आईना दिखा देता है समाज का कि आप क्या कर रहे हैं, देखिए इसमें आईना में देख लीजिए। जैसे आईना में हम अपना चेहरा देखने जाते हैं कि हम किस तरीके से दिख रहे हैं, उसी तरह से साहित्य है कि आपको समाज के बारे में पूरा एकदम फिल्म दिखा देगा। दूसरा, नैतिक और सामाजिक क्रिया का एक रूप है। नैतिक और सामाजिक, देखिए नैतिकता हमारे जीवन में, आपके जीवन में या समाज में, सोसाइटी में जो है, और समाज में क्या क्या क्रियाएं चल रही है उसका भी एक रूप है। क्योंकि साहित्य कहाँ से डिसाइड होता है, साहित्य तो समाज से निकल कर आता है। साहित्य समाज का दर्पण है, बताता है आप जैसा कर रहे हैं, जैसा हो रहा है समाज में, पूरी कहानी कहता है साहित्य। आप प्रेमचंद का गोदान आई थिंक बहुत लोग पढ़ चुके होंगे, बहुत अच्छा उपन्यास है। उसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कहानी है कि इतिहास है। कि उस समय जब उपन्यास प्रेमचंद जी ने लिखा था, उस समय की जो परिस्थिति है, समाज के सारे एंगल को उसमें दर्शा दिया गया है। आपको पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये हिस्ट्री है, इतिहास इस तरीके से लिख दिया गया है। तो ये साहित्य की अपने एक खूबसूरती है, इसीलिए ये बात कही गई है। अब इसी तरीके से साहित्य का आपको उदाहरण देकर कबीर की बात करेंगे, सूरदास की बात करेंगे, तुलसीदास की बात करेंगे, समाज के बारे में, परिस्थिति के बारे में, महिलाओं के बारे में, पुरुष के बारे में, जीव के बारे में, क्या क्या उन्होंने कहा है, क्या क्या उसके पक्ष में, विपक्ष में, कहाँ क्या मैटर है, सारा को आपको यहाँ पे निकाल के रखना पड़ेगा। और उनकी उक्तियाँ, उनके दोहे बीच बीच में डाल दीजिए, आपके कथन पुष्ट हो जाएंगे। वो आप साबित कर देंगे कि ये बात सही है। यहाँ पे ये कहा गया, रामचरितमानस में ये कहा गया है, कबीरदास के छंद में, दोहे में ये कहा गया है, आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड में देखते हैं, अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें क्योंकि कर्म निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम है। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें क्योंकि कर्म निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम है। देखिए, कर्तव्य और राइट मतलब अधिकार और कर्तव्य, जैसे हम लोग संविधान में पढ़े भी होंगे, फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें क्योंकि कर्म निष्क्रियता से, निष्क्रियता मतलब कुछ नहीं करना है भाई, खाए पिए सोए हैं, कोई मतलब नहीं है समाज में क्या चल रहा है, पड़ोस में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, दुनिया में चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ मतलब नहीं है, हम कुछ कर रहे हैं। तो इंग्लिश में एक कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मतलब अरे कोई मामा नहीं है तो काना मामा भी हो जाए तो आदमी खुश हो जाएगा, ओह चलो एक कोई ना कोई तो है, तो नहीं है कुछ, उससे अच्छा कुछ होना जरूरी है। तो नहीं कुछ करते हैं, इससे अच्छा कुछ कीजिए, उसका उदाहरण दे दीजिए। तो समाज में, सोसाइटी में अपने फिर नज़र दौड़ाइए, अपने इर्द गिर्द जहाँ से उदाहरण पकड़ कर लाना है लाइए उसको और अपने कॉपी में दर्शा दीजिए, आपका निबंध एकदम परफेक्ट हो जाएगा। और जब आप लिखना शुरू करेंगे, एक के बाद एक विचार आता जाएगा और आप लिखते 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 पता ही नहीं चलेगा कि आप लिख लिए। बस थोड़ा इस पर प्रैक्टिस करना है, रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करना है, थोड़ा थोड़ा आपने लिखते रहिए, फिर आप एक दिन एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर देंगे और बहुत अच्छा नंबर भी आ जाएगा इसमें। और इसके अलावा जो चौथा है, उत्कृष्ट कला हमारे अनुभव को प्रकाशित करती है या सत्य को उद्घाटित करती है। उत्कृष्ट कला, देखिए कला क्या है, अनुभव से ही तो कला का विकास हुआ। जो भी कला पढ़ते हैं, जैसे बीपीएससी में हम लोग मधुबनी कला पढ़ते हैं, आपको मौर्य कला पढ़ते हैं, पाल कला पढ़ते हैं, तो ये सब क्या है, समाज के वो क्या है, कला क्या है, वो भी दर्पण है। सोसाइटी में क्या है, समाज में क्या चल रहा है, उसका वो भी दर्पण है। कला वो भी दिखाता है कि आपके समाज में क्या क्या चीज़ है। आज हम लोग खुदाई करके जब निकालते हैं तो उस समय की हिस्ट्री कैसे पता करते हैं, लिखा हुआ तो कहीं पे ज़्यादा नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में बातें तो लिखी हुई नहीं है, लेकिन ये स्ट्रक्चर, ये मूर्तियाँ, ये छोटे छोटे ये क्या 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 मिल रहा है, तो इतिहासकार उससे गेस करते हैं, अनुमान करते हैं कि देखिए ये ऐसा है, इसका मतलब लोगों के सोचने का वे ये था, ऐसा है ये, इसलिए सोचने का तरीका ये था। तो वही है, कला अभिव्यक्ति है, समाज की अभिव्यक्ति है, जो समाज में जो चल रहा है उसकी अभिव्यक्ति कला है। तो मुझे लगता है इससे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। दूसरा खंड में देखते हैं, हम इतिहास निर्माता नहीं है बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित हैं। अब जो कथन कह रहा है इतिहास निर्माता, देखिए इतिहास वही है जो पीछे पहला ये कि इतिहास वही है जो बीत गया, लेकिन बीत गया तो सब इतिहास तो नहीं है। उपयुक्त बातें होंगी समाज के, देश के, व्यक्ति के बारे में,
जिसमें कुछ घटनाएं ऐसी घटी होगी, इतिहास उसी प्रसंग को बोला जाएगा, नहीं कि कुछ भी कर लिया वो इतिहास हो गया। तो जो इतिहास हुआ, इतिहास जो हुआ हम लोग वो पढ़ते हैं, उसके बारे में अपने माइंड सोचते हैं, अपने आप को उस तरह से फॉलो करने की कोशिश भी करते हैं। क्या गलत हो गया वो नहीं करने के भी सिखाया जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत हुआ था, ये जो हुआ ये सही हुआ था। तो उन अच्छी अच्छी चीज़ों से क्या हुआ, हम अपने मन मस्तिष्क को पढ़ने से, साहित्य से, इतिहास से अपने आप को उस तरीके से नर्चर करते चले गए, परवरिश होती चली गई और उस तरीके से व्यक्तित्व हमारा उभर कर सामने आता है। तो इस तरीके से आपको कई हैं, और इंटरनेट ने हमारे संसार को विश्व गांव में बदल दिया है। ये आप लोगों से बेटर कौन जानता होगा कि इंटरनेट ग्लोबल विलेज की बात कर रहे हैं। कैसे आप बैठे बैठे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जापान, यूएसए में आपके रिश्तेदार होंगे या दोस्त होंगे या कोई भी होंगे, आप बस फ़ोन निकालें और चट से वहाँ की खबर पता कर लिए, वीडियो कॉल से देख भी लेते हैं। या कहें गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया, ये सब सारे हैं। क्या कर दिया, हम बैठे बैठे वहाँ से अपने बात कर रहे, लग रहा है कि हम पास में बैठ के बात कर रहे हैं, ग्रुप में बातें कर रहे हैं, हमारी बातें सब कोई सुन रहा है, जिसको उस पर रिएक्ट करना है उस पर करता है। तो क्या कर दिया इंटरनेट, इससे बढ़िया तो शायद मैं भी नहीं जानता हूँ कि ये इंटरनेट कैसे ग्लोबल विलेज का निर्माण किया है। फिर आगे विचार जीवन का आधार है। जीवन का आधार तो बिल्कुल है, आपका थॉट प्रोसेस जैसे होगा, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। जैसा सोचते हैं हमारे चेहरे पे वो चमक उस तरह की होती है, हम जैसा सोचते हैं हमारी भाव भंगिमा, हमारे बॉडी का लैंग्वेज, उस सब बताता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, है ना। तो इसलिए विचार को यहाँ महत्व देना है। और विचार, फिर इसमें थोड़ा साहित्य में जाना होगा, सबके विचार देखना होगा, कौन कौन साहित्यकार किस थॉट से लिख रहे हैं। कबीर दास को फिर उठाना पड़ेगा, थोड़ा तुलसीदास को उठाना पड़ेगा, प्रेमचंद को लाइए। जो जो आप साहित्य पढ़ रखे हैं वहाँ से आप यहाँ पे विचार आप दे सकते हैं। अपने घर में, परिवार में भी लोगों को देख सकते हैं कि कौन किस माइंड सेट का है, किस विचार का है। तो विचार एक सॉफ्टनेस, मध्यम मार्ग, बुद्ध का मार्ग, न ज़्यादा एग्रेसिव होना है, न ज़्यादा किसी चीज़ में एकदम सो जाना है कि हाँ हो रहा है कोई मतलब नहीं, आपको बीच में मध्यम मार्ग अपनाएंगे तो सब कुछ अच्छा चला जाएगा और नंबर भी अच्छा मिलेगा। इसी तरीके से जो तीसरा खंड है, आप देख रहे हैं कि इसमें भी 4 क्वेश्चन है और एक का जवाब देना है, और ये सारे उक्तियाँ हैं। कुछ भोजपुरी में है, कुछ को मैथिली में दिया हुआ है, अब कुछ को हम लोग वजिका है, वो सीतामढ़ी के जो मुजफ्फरपुर और हाजीपुर, वैशाली सबकी भाषा वजिका, कुछ वजिका में भी है। तो इन सब कथन क्या है कि ये सब जो दिया गया हम अपने सोसाइटी में बचपन से कहीं ना कहीं सुने हैं, कहीं ना कहीं इसका उपयोग हुआ है। भले हम नहीं सुने हो, हम शहर में रहे हो, लेकिन पहले ये सब का इस्तेमाल बहुत होता था। और आपके घर में आपके माता पिताजी या दादाजी सब लोग इस्तेमाल करते होंगे इस वाक्यांश का, इस उक्ति का, बहुत मज़ा आता है सुनकर। तो आप लोग देखे होंगे, देखिए, मूस मोटा ये लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई। आप सोचिए क्या मूस के बारे में कहा जा रहा है? बिल्कुल नहीं। आप लिख सकते हैं 1-2 लाइन, आप उसको समझा सकते हैं कि कहने के जो सेंस है मूस के बारे में इसलिए कहा कि मूस को कितना भी खिला दो, पिला दो, कुछ भी कर दो भाई, बेटर से बेटर सुविधाएं उसको दे दो, आखिर तो उसके हाइट, उसकी मोटाई, उसकी लंबाई उससे ज़्यादा तो होने वाली है नहीं, क्योंकि वो जेनेटिक, उसमें जो जेनेटिक है, जो जीन्स है, उसको उसी साइज, उसी हिसाब से उसको उसी साइज में ढालने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। उसको आप शेर नहीं बना सकते हैं, उसको आप सियार नहीं बना सकते हैं, घोड़ा नहीं बना सकते हैं, ऊँट नहीं बना सकते हैं। तो इसमें एक सेंस छुपा है कि जो पहले से ही, ऐसा इस कहने का सेंस इसका यही आ रहा है कि पहले से ही जो एक माप निर्धारित जिसको गॉड ने या ईश्वर ने कर दिया है कि इस सीमा तक ही तुम जा सकते हो, उसको कितना भी प्रयास कर ले, कुछ भी सुविधाएं दे दे, तो शायद वो आगे विकास नहीं कर पाएगा। ऐसे कभी कभी किसी के बारे में नहीं कहता कि अरे तुमको कुछ भी किया जाएगा तुम वैसा ही को वैसा ही रहोगे, नहीं कहता। कुत्ते की पूंछ में ऐसे ऐसे कुछ कर दो तो वो टेढ़ी के टेढ़ी रहेगी। तो उस तरह का सेंस यहाँ पे निकल के आ रहा था। यहाँ से भी कुछ हमें एग्जाम्पल लाना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, लेकिन इसको काटने का भी एक तरीका है कि इसको काट सकते हैं। करत करत अभ्यास को जरमती हो सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पे पड़त निशान। आप वरदराज की कहानी पढ़े होंगे, 5वीं क्लास में एक कहानी थी कि इतना मूर्ख था वो बालक, लेकिन कोशिश करता है, जब उसका दिमाग खुलता है, कुछ ऐसी घटनाएं होती है, जो कुआं पे जाता है, वो पत्थर देखता है कि ये तो इतनी सॉफ्ट मुलायम रस्सी से पत्थर घिस गया
पत्थर पे इतने लाइनें खींच चुकी है, तो एक रस्सी मुलायम सी रस्सी से पत्थर घिस सकता है, तो हम क्यों नहीं घिस सकते हैं? वैचारिक परिवर्तन होता है। और देखिए बाद में वरदराज कितना अच्छा पढ़कर ज्ञानवान पुरुष बनता है, कितना ज्ञानवान वो छात्र हो जाता है, बहुत तेज हो जाता है फिर। तो इसको काटने का भी तरीका है, लास्ट में हम इसको काट भी देंगे कि हमेशा ऐसा नहीं है, लेकिन इसके सेंस को हम दर्शाएंगे। तो इसका इर्द गिर्द जितने भी कहानियाँ हैं आप ब्रेन मैपिंग कीजिए। आज हम आप लोग को बता रहे हैं, इस पर लिखने का आज प्रयास कीजिए। 3-4 हमने जितने पे चर्चा किए हैं, आपको जितना हो सके फॉर्मेटिंग कीजिए कि इसमें किसमें क्या क्या आप सोच पा रहे हैं। फॉर्मेटिंग के अलावा आपको लिखने का विचार है तो उसको आप लिखिए, हेडिंग डालिए और लिखना शुरू कीजिए। तो ये प्रक्रिया जब आप बार बार करेंगे तो आपका जो है अभ्यास इतना बन जाएगा कि एग्जाम में कोई भी निबंध का आता है, आप उसमें से 1, 2, 3 कुछ में उसमें से कोई ना कोई आप पिक करने के काबिल होंगे और आप लिख देंगे। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। धीरे धीरे हम लोग इस निबंध पे फॉर्मेटिंग का काम भी करेंगे। बोर्ड पे आपको लिख के हम लोग बताएंगे कि क्या करना है, कैसे कैसे करना है। थोड़ी सी इसमें भाषा का भी ज्ञान है, कुछ चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या चीज़ हम लोग इसमें ध्यान दे सकते हैं। आपका निबंध अच्छा हो इसके लिए भाषा, उसके बाद में इसमें आपको कुछ मुहावरा, कुछ लोकोक्ति, आप जो लोकोक्ति पे है वो भी आप दे सकते हैं बीच में। उसके बाद में शब्दों की शुद्धता, और वर्ड लिमिट तो शब्द सीमा है, आप लिखेंगे आपको पता चल जाएगा लगभग कि क्या इसमें करना है, कितना वर्ड लिमिट जाने वाला। भाषा, मुहावरा, लोकोक्ति, शब्द की शुद्धता और शब्द सीमा, इतना आप कर लेते हैं। इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि निबंध को ज़्यादातर साहित्य के नज़र से देखा जाता है। निबंध एक गद्य का एक पार्ट है, और हिंदी साहित्य में एक बहुत प्रसिद्ध, जैसे कि साहित्य आप पढ़ेंगे तो एक व्यक्ति का नाम जो जेम्स बॉन्ड की तरह लिया जाता है वो है रामचंद्र शुक्ल जी। साहित्य में सब उनको गुरु मानते हैं। तो वही कहते थे कि निबंध जो है वो सभी साहित्य में जितने भी गद्य हैं, अगर कवियों की कसौटी गद्य है तो गद्य की कसौटी निबंध है। मतलब कवि कविता लिख रहा है, लेकिन उस कवि को बहुत अच्छा साहित्यकार कब माना जाएगा? जब वो कोई गद्य लिख दे, मतलब कहानी लिख दे, कोई नाटक लिख दे, कोई प्रसंग लिख दे, यात्रा वृत्तांत लिख दे, ठीक है। लेकिन अगर वो लिख दिया उसमें भी अच्छा तभी माना जाएगा जब वो एक बढ़िया निबंध लिखने के लिए काबिल है। तो निबंध आपके पूरे थॉट प्रोसेस को, हर एंगल को आपको डिसाइड करता है। निबंध इसका जो आप लोग पढ़े होंगे कि निबंध दो नी जोर बंध, ये दो चीज से मिलकर बना हुआ है। निबंध मतलब पूरी तरीके से बंधना है। क्या चीज से बंधना है? आपका जो विषय वस्तु है, जो विषय वस्तु है उससे आपको बंध जाना है। बाकी चीजें से जहां आपका दिमाग घूम रहा है बस उसके इर्द गिर्द, इससे सिर्फ नहीं भटकिएगा। इसके इर्द गिर्द जितना एंगल आपको बनता है, डायमेंशन बनता है, आप उसको लिखना शुरू कर दीजिए। लिखेंगे आपका निबंध बहुत अच्छा बनेगा। और पहली बार में ना बने, ना उस तरीके से लिख पाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखिए सीखने का थोड़ा सा एक सीखने की प्रक्रिया होती है, धीरे धीरे सीखेंगे तो आ ही जाएगा। और पहली बार में ही घबरा जाए कि नहीं आज तो हम लिख नहीं पाए, आप लिखिएगा, यहाँ पर चेक करवाइएगा, हम लोग उसको देखेंगे, अच्छे से फीडबैक देंगे कि क्या है। तो आप सामने सामने जब लिख कर दिखाएंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से हमारी बातों को पकड़ रहे हैं। और बंधना है सिर्फ विषय वस्तु से, बाकी इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। शब्द भाषा क्या होनी चाहिए? भाषा आपकी उतनी लंबी वाक्य, लंबा वाक्य नहीं लिखना है। भाषा आपकी छोटा वाक्य हो ताकि आप कंफर्ट हो उसको बताने के लिए। भाषा का बीच बीच में मुहावरा जो आप सुने हैं, बहुत सारे सुने हैं। और आई थिंक इस सब के लिए, मुहावरा के लिए, लोकोक्ति के लिए अगर कोई पुस्तक हो
ग्रामर के रचना उचना की किताब आती है, व्याकरण और रचना, उसमें इस तरह का दिया रहता था। कुछ मुहावरा आप लोग ये पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे किताब में। हो सके तो हम भी यहाँ से आपको इंस्टीट्यूट से ये सब प्रोवाइड करवा देंगे कि किसका इस्तेमाल कैसे कहाँ पे करना है। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ से भी काम हो जाएगा। शब्द की शुद्धता, थोड़ा लिखने का भी प्रयास करते रहिए आप लोग कि हिर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दंत सा कहाँ होगा, तलाब सा कहाँ होगा, इसका भी ध्यान रखना। अभी से प्रोसेस कर दीजिए, आई थिंक आप लोग 4 महीने 5 महीने में आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। शब्द की सीमा ये आप लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, कितना वर्ड जाना चाहिए। 7 से 800 के बीच में आप जहाँ भी छोड़ देंगे, 700 हो जाए तो भी, 7.5 हो भी तो भी, 8 हो तो भी, 800 से ऊपर नहीं जाना, क्योंकि आप उस ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा बिना मतलब का मेहनत आपका बढ़ जाएगा, आपकी बढ़ जाएगी और क्वेश्चन छूटने की संभावना रहेगी। तो इस पे ज़्यादा विस्तारीकरण नहीं करना है, ठीक है। और कोई सवाल वाला है तो पूछिए आप लोग, कोई डाउट है तो। कुछ लोग ऑनलाइन तो दिख रहे हैं। एनी क्वेश्चंस? देखिए, निबंध में कहानी हम कितना भी सुना दें, कई कहानी सुना दें, लेकिन ये उसी तरीके से जैसे कि घर में मुझे गाड़ी चलाना है, सीखना है, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, तो थ्योरी में हम जितना भी बता दें काम उससे नहीं चलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़नी पड़ेगी, गाड़ी में बैठना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। तो कहानी बताने से काम चलने वाला नहीं है। कहानी हम आपको पूरे सुना दिए, इसके इर्द गिर्द आपको सोचना है, ज़्यादा इस पर टाइम किल करने की जरूरत नहीं। बस आप लिखना शुरू जैसे करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग इस पर एक एक निबंध पे फॉर्मेटिंग करवाते चलेंगे। आप लोग से पूछ भी लेंगे कि थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, इस शीर्षक के इर्द गिर्द आप लोग क्या क्या पॉइंट सोच रहे हैं, यहीं पे आप लोग को सोचवा देंगे। आपका यहीं पे ब्रेन काम करना शुरू कर देगा, और थॉट प्रोसेस, थॉट का एंगल है वो डेवलप हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो संतोष जी, क्या रहने दिया जाए, रहने दिया जाए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे निबंध में डायग्राम का यूज कर सकते हैं कि नहीं, जैसे जीएस पेपर में किया जाता है? ओके, देखिए निबंध एक्चुअली क्या है, आपका जीएस नहीं है जी। जीएस में जिस तरह से हम डायग्राम इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे आई थिंक बचना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको जितना कुछ है पैराग्राफ में लिखिएगा, और पैराग्राफ 5-6 लाइन से ज़्यादा नहीं उसको विस्तार करना है। 5-6 लाइन लिखिए, उसके बाद में फिर पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। तो डायग्राम एक पेज में कितना पैराग्राफ ले सकते हैं सर? एक पेज में जितनी आपके पेज में लाइनों की संख्या हो सकती है, उसको आप 3 भाग में डिवाइड कर लीजिए। 3 को पैराग्राफ होना चाहिए, 3 पैराग्राफ आप कर लेते हैं, आपका ठीक है। पैराग्राफ बहुत हैवी भी नहीं होना चाहिए, और पैराग्राफ बहुत 1-2, ऐसा नहीं कि 1-2 लाइन लिखे उसके बाद में पैराग्राफ आप चेंज कर दीजिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए जी। यानी उसको एकदम कंटिन्यूअसली उसको लिखते जाना है ना? जी जी, अगर आप चेंज करते हैं। जी जी, आप जो भी किसी निबंध के बुक में देखे होंगे, तो आप देखे होंगे कि निबंध में कोई डायग्राम कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया रहता है। तो कुछ वजह होगी, कुछ वजह रहती है, इसलिए ना डायग्राम नहीं देते हैं उसमें, है ना। तो अच्छा सर, ये क्वेश्चन और सर, उसको इंटरेस्टेड कैसे बनाया जाए? जैसे मान लीजिए कहानी होता है, एक लंबा रहेगा तो पढ़ने में थोड़ा सा उबाऊपन तो आएगा ही जी जी, लेकिन उसको ज्यादा इंटरेस्टेड बनाने के लिए, ताकि जो भी हमारे कॉपी चेक करने वाले इंटरेस्ट से पढ़े, तो उसको कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, हम इसमें 2-3 चीज लिखे हैं, जैसे मुहावरा। आप जी जी। एक निबंध में अगर लोकोक्ति, ये आपके कहानी को इंटरेस्ट बनाने और प्रभावी बनाने के लिए और पुष्ट करने के लिए, ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो ये कब होगा, जब आप बहुत सारे मतलब कि बहुत सारी किताबें आती हैं, उसमें इस तरह के आपको दिए रहेंगे, ग्रामर की किताब, व्याकरण, हिंदी व्याकरण है, रचना, इस सब के उसमें ये सब दिया रहता है। आप कुछ नहीं करना है, आप उसको रोज कम से कम 10, 15, 20 ऐसे ही एक बार उसको रेटिंग देते जाइए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। कबीरदास का है जैसे ना, पत्थर पहाड़ मुझे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली जिसे पीस खाए संसार। ये क्या है, एक तर्क है। अब इस तरह की बात जहाँ भी आएगी, अंधविश्वास, आडंबर की बात आएगी, तो आप इस उक्ति को उसमें वहाँ पर डाल देंगे। कबीरदास का कथन है, कबीरदास ने आडंबर और इस तरीके से जो समाज में जो अंधविश्वास फैला रहता है, उसके जगह पे ये उक्ति
आप दे दीजिए। तो इस तरह की चीज़ों को आप इसमें डालते रहेंगे तो आपकी कहानी इंटरेस्टेड हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं करना है कि जहाँ पे सूट नहीं बैठ रहा हो कि हम जबरदस्ती के इसमें हमें घुसाना ही घुसाना है, वैसा भी नहीं करना है। अच्छा, वैसा भी नहीं। हाँ, बेवजह के आपको ये देना भी नहीं है, और जहाँ जरूरी है वहाँ तो सर, ये क्वेश्चन और जी। जैसे बीच में जब मेन बॉडी हम लिख रहे हैं उसमें हम लोगोक्ति या मुहावरा जब डाल रहे हैं तो क्या उसका अर्थ लिखना भी आवश्यक होगा क्या नहीं 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 नहीं, आप जो कहानी लिख रहे हैं ना, जी अब कहानी लिख रहे हैं उसी कहानी के लिए तो आप ये मुहावरा दे रहे हैं, जी तो उसको ज़्यादा विस्तार नहीं देना है। थोड़ा सा 1-2 लाइन में आप चाहें तो, आप अगर बात समझ में नहीं आ रही है, आपको समझ में आ रही है तो पता है कि जो एग्जामिनर होगा उसको बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अगर लग रहा होगा कि थोड़ा सा लोकोक्ति ये कम्प्लेक्स है, जटिल टाइप के, तो आप 1-2 लाइन में मेंशन कर सकते हैं, ज़्यादा उसको व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, थैंक यू सर। वेलकम। और कोई डियर स्टूडेंट, और किन्हीं का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ऑनलाइन तो हैं कुछ लोग, और इंटरेक्टिव सेशन होगा तो आप लोग को जितना मतलब कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा, तो और क्लियर होते होते धीरे धीरे चला जाएगा। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग फॉर्मेटिंग पे करेंगे काम, और आप लोग भी ऑनलाइन जुड़े रहेंगे तो हमें बताएंगे कि कौन कौन सा पॉइंट आप इसके बियॉन्ड कलेक्ट किए हैं। हम हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे, 5-7 मिनट का टाइम देंगे, फिर आप लोग सोचेंगे कि सर हमने ये इसके बियॉन्ड हम सोच रखें, फिर उसमें ऐड ऑन हम भी करेंगे, आप भी कीजिएगा। सारे लोग जब ऐड ऑन करेंगे तो एक अच्छा सा पॉइंट बन जाएगा और एक निबंध तैयार हो जाएगा। तो वही काम पहले मिल कर करेंगे, और धीरे धीरे जब सब लोग मिल के काम कर लेंगे उसके बाद तो सब लोग सीख लेंगे तो फिर अकेले अकेले कर सकते हैं क्या। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्कार, बोलिए। सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे निबंध हम लिखेंगे जी तो उसको जैसे कि एक मतलब कहानी टाइप से मतलब वो लिखना है, या फिर अगर मान लीजिए हम जैसे कि जीएस में लिखते हैं उस टाइप से लिखना है। कहानी टाइप लिखना है या जीएस में जिस तरीके से लिखते हैं उस तरीके से लिखना है, ये ना पूछ रहे हैं आप। जी। देखिए, ये निबंध जो है ना, ये साहित्य का एक पार्ट है, गद्य। जैसा हाँ, इसमें गद्य में जैसे कहानी आप लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते हैं, जैसा किसी की जीवनी पढ़ते हैं, यात्रा वृत्तांत पढ़ते हैं, है ना। जैसा तो ये जीएस नहीं है। जीएस की तरीके, जीएस क्या है, ये एक इन्फॉर्मेशन है। जैसा जीएस में आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसमें आपसे जो क्वेश्चन जो लास्ट में पूछा रहता है कि विश्लेषण कीजिए, इसका आशय बताइए, इसकी अभी, तो उस एंगल से हमें जीएस लिखना होता है। लेकिन निबंध में कोई हेडिंग होता है तो क्या उसमें लिखा रहता है कि इसका मतलब क्या है, इसको विश्लेषण कीजिए, इसकी आलोचना कीजिए, समालोचना कीजिए, ऐसा कुछ लिखा रहता है क्या? जैसा नहीं, सिर्फ हेडिंग लिखा रहता है। जी। तो कहने का उसका सेंस यही रहता है कि आपको इसके बियॉन्ड में जितना कुछ जानते हैं वो लिखना है, ना कि उसमें उस तरीके से लिखना है कि वो जीएस बन जाए। जी सर, हम मैक्सिमम निबंध कितना पेज लिख सकते हैं सर? देखिए, आप अपना वर्ड काउंट कर लीजिए लगभग कि एक पेज में आप कितना लिख रहे हैं। एक बार आप लिखिए आराम से, यस सर। और एक पेज में आप जितना वर्ड अगर आता है, 100 वर्ड आता है, यस सर। तो 7 पेज हो गया, 8 पेज हो गया मैक्सिमम। यस सर। 100 पेज से थोड़ा कम आता है तो Yes, sir. एक पेज और बढ़ा सकते हैं, 9 पेज तक ले जा सकते हैं, है ना। यस सर। हाँ, लेकिन आपकी सबकी राइटिंग अलग अलग होती है, सबका अक्षर जो होता है, किसी का बहुत छोटा होता है, किसी का थोड़ा सा बड़ा होता है, तो Yes, sir. एक पेज में वर्ड की संख्या सबकी अलग अलग हो सकती है ना। यस सर। तो एक बार आप फॉर्मेट तैयार कीजिए और अपने वर्ड को औसतन 2-3 पन्ना लिखिए, सबको जोड़िए और 3 से 3 पन्ना लिखिए, तीनों को वर्ड काउंट कीजिए और 3 से भाग दीजिए, औसत संख्या निकल जाएगी। जी। उसी हिसाब से पेज अपना काउंट कर लीजिए। जी जी सर, निबंध के लिए जैसे कि अगर हम पढ़ना चाहें निबंध के लिए तो डेली न्यूज़पेपर हो गया, और उसके बाद सर मान लीजिए किसी का जीवनी वगैरह ये पढ़ना अनिवार्य है सर। देखिए, जीवनी किसी का पढ़ना, देखिए जितना आप पढ़ेंगे आपको काम तो आएगा ही कहीं ना कहीं, है ना। यस सर। लेकिन आपको अगर आपके पास अगर टाइम है तो पढ़िए, अगर एग्जाम के लिए टाइम नहीं है तो ज़्यादा विस्तारीकरण अभी मत कीजिएगा। अगर ये मेंस आपको देना है 69th का, तो उसमें आप जीवनी उवनी पढ़ने की मतलब कि मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है, टाइम आपको क्योंकि ज़्यादा मिलेगा नहीं।
यस सर। इसके बाद आपको एग्जाम दे देते हैं, आपके पास खाली टाइम है तो पढ़िए एकदम जीवनी है, आराम से पढ़ सकते हो, कोई Yes, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ यस सर। जी, जी थैंक यू सर। ओ वेलकम। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। जैसे भूमिका से यदि निबंध का स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, यदि कोई लोकोक्ति हो या मुहावरा, तो वहां पे जैसे मान ले कि लिखा जाएगा अर्थ, तो अर्थ हम लिख कर स्टार्ट करें या डायरेक्ट कोई उसे रिलेटेड कहानी हो उससे स्टार्ट करें, दोनों में कौन बेहतर होगा? आप चाह रहे हैं कि पहले हम कोई लोकोक्ति या कोई मुहावरा पहले डाल दे वही लिखने में? सर जैसे अर्थ लिखना, जैसे अर्थ लिखे, जैसे मान लीजिए दिए गए लोकोक्ति का ठीक अर्थ ए है, ठीक है। उसका कुछ हिंदी मार पे होगा वो लिख देंगे, और उसके पश्चात यदि उसे रिलेटेड कुछ कहानी हो मतलब उसका एक्सप्लेन हम बाद में करेंगे। ठीक है। तो ये सब ठीक रहेगा या कोई मैंने डायरेक्ट कहानी के तौर पे ही स्टार्ट कर दे? आप किसी भूमिका। हाँ बिल्कुल, कोई लोकोक्ति है, लोकोक्ति कोई दिया है जिसको आप उठा लिए कि आज मुझे आंसर इसी पे करना है ना, जी पिक कर लिए 4 में से एक लोकोक्ति आपकी निबंध हम इस पे लिखने जा रहे हैं, तो क्या कीजिए उसको आप जैसे कह रहे हैं कि एक छोटी सी कहानी बनाना है, आपके दिमाग में अगर इस टाइम कहानी आ रही तो ये तो बहुत अच्छी बात है। एक छोटी सी कहानी, काल्पनिक कहानी बना दीजिए उसकी बियॉन्ड में, उसके इर्द गिर्द एक कहानी लिखिए और फिर लिखना शुरू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत मतलब कि ये बहुत अच्छा माना जाता है। जी हाँ जी। अर्थ लिख कर सर उसके बाद लिखेंगे तो भूमिका में यदि हम अर्थ लिखेंगे, जी जी, अर्थ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अर्थ लिखा उसके बाद मेन बॉडी में कहानी कोई हो तो अपना बना के जो भी है लिखना है मुहावरा वगैरह डाल दें या लोकोक्ति अन्य डाल दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, जो उपसंहार हम लिखते हैं, हम्म। तो ये उपसंहार हो या मेन बॉडी, उसमें एक ही साथ दो लोकोक्ति या 3 डाल सकते हैं क्या साथ में? साथ में नहीं डालना चाहिए। देखिए एक जगह आप लिखेंगे ना तो लगेगा कि अच्छा इससे जुड़ा हुआ कुछ आ रहा है दिमाग में, कोई कविता की लाइन, कोई लोकोक्ति या कोई मुहावरा आपका बन रहा है तो वहीं पे लिखिए। एक साथ मतलब एक ही साथ पास में 2 मत लिखिएगा, अच्छा नहीं लगेगा। नहीं अच्छा एक साथ एक ठीक रहेगा। आप थोड़ा सोचिए ना। बोलिए एक स्टैंजा पर लिख देंगे, फिर अन्य डालना होगा तो उसको हम डाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि आप सोचिए ना कि एक ही जगह 2 देंगे तो थोड़ा सा नहीं तो अलंकार, अगर आभूषण किसी चीज को, किसी महिलाएं को खूबसूरत भी बनाता है तो कभी कभी बहुत ज्यादा बदसूरत भी बना देता है, ज्यादा हो जाता है ना, ज्यादा हो जाने से, तो वो अलंकरण है। हाँ बात तो सही है सर। जी, तो उसी हिसाब से आपको एक पेज में अलग अलग आप देंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, एक जगह दे देंगे तो लगेगा कि एग्जामिनर समझेगा कि अच्छा इसको ज़्यादा आ रहा है इसलिए एक ही जगह लगता है दे दिया है। सर ये क्वेश्चन है सर, कभी कभी क्या होता है किसी पॉइंट पे मान लीजिए हो सकता है कि एट ए टाइम उससे रिलेटेड लोकोक्ति ना मिले या मुहावरा वगैरह याद ना हो, तो जब शेर आदमी अपने से बना लेता है, कोई पॉइंट आता है, तो क्या अपने से बनाया हुआ शेर हो उससे रिलेटेड तो बनाया जा सकता है क्या उसमें? बना सकते हैं, बना सकते हैं। अगर कोई लेकिन वल्गर नहीं, देखिए वल्गर नहीं होना चाहिए। आप अगर वल्गर नहीं होना चाहिए, समाज पे, सोसाइटी पे नजरिया आप इस तरह से डेवलप कर रहे हैं, आपके पास में बियॉन्ड मतलब कि इस टाइम पर आ जा रहा है दिमाग में, तो आप उस तरीके से लिख सकते हैं। शेरो शायरी का इस्तेमाल किया जाता है, आप कर सकते हैं। अब फिल्म का गाना, संगीत है, गीत है ना, बहुत सारे जो गीतकार लिखे हुए गाना, आप उस गाना की लाइन दे सकते हैं, 1-2 लाइन आप उसमें लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल पर हम उसको कैसे लिखेंगे? जैसे लोकोक्ति है तो मान हम लिख देते हैं कि जो कबीर जी का एक दोहा है उससे लिखकर हम लिख देंगे, जैसे जिसके बारे में हम जानते हैं। यदि अपने से हम क्रिएट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसको किस तरह लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे? नहीं, आप लिखना तो उसी थीम पे है जो आप थीम उठा चुके हैं, शीर्षक जी, उससे संबंधित आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं तभी आप लिखिएगा। अगर उससे संबंधित वो आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, उस तरीके से नहीं बन पा रहा है, उस चीज़ को वो प्रूफ नहीं कर पा रहा है, समझ गए ना, उसको नहीं दीजिएगा, ठीक है। उसमें अपनी कलेबाजी नहीं करनी है, अब मतलब उससे इंप्रेशन फिर खराब हो जाएगा, नंबर पे। कुछ हम पर ये चाह रहे थे, जैसे मान लीजिए कोई जब संगीत का ही हमको कोई 2 पंक्ति डालना है, तो एक चीज हम लिख सकते हैं कि इससे संबंधित संगीत का एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है ना, इस तरह लिखा तो उस पंक्ति को हम लिख देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब फिल्म, मूवी, सिनेमा का नाम याद हो तो उस सिनेमा का नाम दे दीजिए। गीतकार जो लिखा है, लिरिक्स जो गीतकार है जो गाना लिखे हैं उनका नाम भी आप दे सकते हैं कि फलाने गीतकार ने इस संदर्भ में ये लाइनें, गीत की पंक्तियां यहाँ पे शूट करती है, यहाँ पे इससे संदर्भित है या इससे जुड़ी हुई, आप दे सकते हैं। देखिए ये एक ऐसा दायरा है जहाँ आप अपना एक्सप्लोरेशन पूरा कर सकते हैं, जितना खुलना है खुलिए, बस इस शीर्षक के इर्द गिर्द ही रहना चाहिए, इन्हीं के विस्तारण होकर कहीं और चले गए, ठीक है। हाँ, थैंक यू।